हैं और हमने जैसी अपनी योजना से सब लोगों को उनके घर जाकर अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने त्याग का समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। तो इस नाते से ये जो काम हमने किया है बहुत ही सराहना योग्य है और हम लोग इसके बधाई के पात्र हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत संतोष मुझे हो रहा है कि त्याग और समर्पण का भाव इस आयु में आकर के विशेष लोगों में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो काम करके दिखाया है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। हम जैसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है, 6,800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आपके इस त्याग के कारण से एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। हमारी 60 वर्ष की ऊपर की आयु, वास्तव में बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, अपने काम को अपने आप चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधु भी होते हैं जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए। तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। जैसा हमने हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जिम्मे जब लगाया कि प्रदेश में ऐसे लोग जिनकी आय 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें, तो सारथी योजना ये हमने एक बनाई है। प्रहरी योजना, सारथी योजना नहीं है, प्रहरी योजना। तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। और एक और बड़ी जो चिंता की बात यह भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं, या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने भी ये विचार करके और ऐसे 3,600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सेवा आश्रम इस नाते से बनाया जाए तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इस योजना को बनाने का हमने आह्वान किया है। अपने सरकार की ओर से इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, करनाल में निर्माणाधीन है और अन्य 14 जिलों में इसके लिए भूमि भी और ले ली गई है। आज मुझे एक और मन में जो विचार आता है आपके सामने रखता हूं कि जैसे 40,000 लोग आप लोगों ने इस पेंशन का त्याग किया है, 3,000 रुपया जैसा अगले महीने से शुरू हो जाएगी, अगर हिसाब लगाते हैं तो प्रति मास 12 करोड़ रुपया ये बनता है, साल में लगभग 100 करोड़ रुपया बनता है। तो मैंने एक योजना अपने मन में सोची है जिसकी घोषणा करता हूं कि हम ये इस वर्ष का 100 करोड़ रुपया ये जो सेवाश्रम बनेंगे, इन सेवाश्रम को बनाने के लिए सभी 22 जिलों में इसका एक बजट ये सैंक्शन कर रहे हैं ताकि उनके भवन बन सके, उनकी देखभाल के लिए ये व्यवस्था हो सके। कुछ जिलों के अंदर अभी ओल्ड एज होम रेड क्रॉस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे पानीपत है, अंबाला है, पंचकुला है।
ये रेड क्रॉस भी ओल्ड एज होम अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। कुछ जगह पर तो मेरा जाना भी हुआ है, इनकी अच्छा व्यवस्था वहां देखभाल होती है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर सायंकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं, उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि अखबार आदि भी मिलता है, और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी एक डॉक्टर भी कभी कभी वहां पहुंचता है ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके। तो ऐसे 13 जिलों के अंदर इस प्रकार का भी एक काम चल रहा है। तो मैं आज एक योजना के अंतर्गत आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका शरीर साथ देता है, जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस द्वारा शुरू की गई रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा योजना है, जिसको हमने प्रहरी योजना कहा है, हम लोग भी इसमें साथ जुड़ सकते हैं। और प्रहरी योजना में जुड़ने के लिए आपके मन में एक जिसको कहना चाहिए उत्साह निश्चित रूप से होगा ही। आपके मन की अगर योजना इसमें शामिल होने की है तो आपने बहुत एक साधारण से तरीके से इसके साथ जुड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की हमारी जो सेवा सर्विस 112 है, 112 है। आप 112 के ऊपर केवल डायल करना है, उनसे बताना है कि मैं प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता हूं। आपको एक वहां निश्चित व्यक्ति जो प्रहरी योजना का इंचार्ज होगा उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आप अपनी बातचीत उनके सामने रख सकते हैं और आपका नाम दर्ज करेंगे। स्थानीय तौर पर आपको संपर्क किया जाएगा। फिर हम इन 80 वर्ष से ऊपर के लोगों की सेवा के लिए अथवा ऐसे अन्य लोगों के लिए जिनको सहायता की आवश्यकता है, उस सहायता के लिए भी हम जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये सामाजिक कार्य है, समाज का कार्य है। सरकार तो इसको करेगी ही, लेकिन समाज के लोग जितने आगे आएंगे उसमें निश्चित रूप से हमारा सबका लाभ होगा। अंत में मैं आप सब लोगों के लिए सद्भावना भी चाहता हूं और आपकी जीवन सुखी आपका जीवन रहे, इस नाते से मैं प्रभु से कामना करता हूं। एक विषय मुझे और अंत में ध्यान में आता है कि आखिर जैसे कोई बुजुर्ग होता है, परिवार की भी चिंता करता है, परिवार में सदस्य होते हैं, युवा भी होते हैं, तो हमारे युवा वो कैसे उन्नति करें, तरक्की करें, कैसे आगे बढ़े, ये हर बुजुर्ग की इच्छा होती है। एक चिंता का विषय इस समय जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि हमारे कुछ युवा वो गलत आदत के कारण से कहीं ना कहीं संगति उनकी गलत हो जाती है, तो नशे के आदी होते जा रहे हैं। और नशे के आदी होने से अपना जीवन तो खराब करते ही हैं, परिवार का जीवन भी खराब होता है, समाज में विकृति पैदा होती है। तो हम ऐसे नशे को यानी नशा न करे हमारा युवा, इस ओर भी कुछ न कुछ जरूर विचार करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। क्योंकि नशा सप्लाई करने वाले उनके खिलाफ सख्ती करना ये तो सरकार का काम है, लेकिन जन जागरण करना, जो नशे का सेवन करता है, जो इस प्रकार के ड्रग्स आदि लेता है, उसका जन जागरण ये समाज में सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। हम चूंकि पूरे जीवन में बहुत अनुभव ले चुके हैं, हमारे तजुर्बे अधिक हैं, तो इस तजुर्बे का और अनुभव का लाभ हम इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जरूर हमको करना चाहिए। तो इस काम यदि हम करेंगे तो हम भी अपनी एक जीवन के अंदर एक भूमिका निभा पाएंगे। और जिस प्रकार से हमने अपना ये पेंशन छोड़ने की बात कही है, तो ऐसी प्रेरणा क्या हम दूसरे लोगों में जगा सकते हैं? तो इस पर भी हम विचार करें। और साथ में एक प्रश्न और आपसे मैं करना चाहता हूं, आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा तो उसमें उनके उत्तर आएंगे कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर 40,000 लोग जो पेंशन नहीं ले रहे, तो क्या ये निर्णय आपने अपने मन से किया है? कहीं किसी दबाव में तो नहीं किया गया है? और अगर दबाव में निर्णय किया है तो आपको निसंकोच बताना चाहिए, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। और इस योजना में और लोग कौन शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में भी जरूर जो है हम जनता को जागरूक करें और इस नाते से आगे बढ़ें। 60 वर्ष से ऊपर के जो आय के लोग हैं, जो आयु के लोग हैं, इनकी हर प्रकार की सुविधा हम करना चाहते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से आप हमको बताएं, क्योंकि जो अनुभवी लोग होते हैं, अनुभवी लोगों का लाभ आगे आने वाली पीढ़ी को हो, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इस नाते से आपने ये सारी मेरी बात सुनी है, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसके साथ साथ आपकी शुभकामना भी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
डिवाइडर को तोड़ती हुई गोल चक्कर में जा घुसी और एक युवक फॉर्च्यूनर कार और गोल चक्कर की दीवार के बीच में फंस गया। वहीं दूसरा युवक उछलकर दूर जा गिरा। बता दें कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सब्बल से गोल चक्कर की दीवार को तोड़कर फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल मृतक और घायल व्यक्ति की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम कर और पहचान के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मैं खुद देख रहा था उनकी तरफ। अच्छा। उसने दूसरे का हाथ पकड़ा। हाँ। ये भाई ये साइड हो जा, गाड़ी आ रही। हाँ। गाड़ी का ना तो ब्रेक लगा। हाँ। और ना कुछ, इतनी स्पीड में गाड़ी आई कि पल के अंदर गाड़ी वो हो गई। तेज स्पीड में थी काफी? हाँ, तेज स्पीड में थी गाड़ी। कौन चला रहा था गाड़ी को? मैडम चला रही थी। मैडम कितनी उम्र लग रही थी मैडम की? मैडम की हो गई 55 के ऊपर है। एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी है ना एक्सपायर हो गया और एक आदमी इंजर्ड बता रहे हैं। एक्सीडेंट कब हुआ सर? कौन चला रहा था इसको? आधा घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है। जो यहाँ के देखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई लेडीज चला रही थी। सुनने में आया, अभी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में ही आपको बताएंगे। अभी पता चल पाया सर गाड़ी किसकी है या फिर इसका लोकेशन निकाल पाई? कौन थे जिनकी डेथ हो चुकी है? अभी डेथ वाले का भी कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। हम उसको आइडेंटिफाई करने की प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में हम बताएंगे गाड़ी किसकी है। पहले आदमी जरूरी था, उसको निकाल कर भिजवाना जरूरी था। फतेहाबाद के मूसा अहली गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर के बाहर खेल रही 1.5 वर्ष की बच्ची को पड़ोसी के कुत्ते उठाकर ले गए और बुरी तरह से नोच डाला। बच्ची के चाचा ने मौके पर जाकर बच्चे को छुड़वाया और शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इसके बाद बच्चे के पिता ने अपने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गौर हो कि फतेहाबाद जिले में कुत्ते के नोचने की घटना पर पहला मामला दर्ज किया गया है। मेरा लड़का साल का 1.5 साल की लड़की थी मेरे भाई की, और दोनों बाहर हमारे गेट के सामने खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चा रोने लग गया मेरा। मैं बाहर आया, देखा लड़का रो रहा है। जब मैं लड़के उठा के अंदर लग गया, फिर मैंने सोचा लड़की कहाँ पर होगा, बात चल रही है। फिर मैं बाहर आया और देखा कि लड़की वहाँ पर नहीं है। लड़की को देखने के लिए मैं इधर उधर देखा, मेरे चाचे के घर में, भाई के घर में, वहाँ पर नहीं मिली हो। और फिर मैंने अंदर हमारे गुआंढ में रहता है, उसके घर पर गया, तब देखा कि कुत्ते उसे खा रहे। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह गरमच ने कहा कि थानेसर में सरस्वती नदी के विकास पर 3 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इस पवित्र सरस्वती नदी पर एक तरफ का कार्य प्रथम चरण में पूरा किया जाएगा। इस प्रथम चरण में नदी के एक तरफ 3.5 किलोमीटर तक के कार्य को पूरा किया जाएगा। इस परियोजना से आसपास की कॉलोनियों के हजारों लोगों को फायदा होगा। बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमत शुक्रवार को खेड़ी मारकंडा में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले बोर्ड के अध्यक्ष धूमन सिंह किरमत, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अधीक्षण अभियंता अरविंद कौशिक ने विधिवत रूप से सरस्वती नदी पर खेड़ी मारकंडा से मोहननगर तक करीब 3.5 किलोमीटर के विकास कार्य का शुभारंभ किया। आज हम सरस्वती पर यहाँ खेड़ी मारकंडा से लेकर मोहननगर का जो संतान घाट है, वहाँ पर हम 3.5 किलोमीटर लगभग सरस्वती को, क्योंकि ये क्षेत्र फ्लड में सबसे ज्यादा नुकसान करता था, और इसको हम पक्का करने जा रहे हैं ताकि दोनों तरफ से इसकी स्ट्रेंथनिंग होकर इसके अंदर की ये गाद जो बरसों से, यानी कि अगर मैं युगों की बात करूं तो शुरू से आज तक ये गाद निकली नहीं कभी। अब की बार हम इसको बहुत अच्छे ढंग से निकाल के रेनी सीजन से पहले, ताकि पिछली बार जिस तरह की समस्या आई उस तरह की समस्या ना आए।
अंबाला में इंडियन एयरफोर्स की प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट की गई। इस दौरान अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय शो आयोजित हुआ। वहीं शुक्रवार को कार्यक्रम में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल पीएन सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान शो में आकाशगंगा टीम ने करतब दिखाए, पैराशूट तिरंगे रंग बिरंगे दिखे, राफेल ने भी उड़ान भरी और सूर्य किरणों की टीम ने हार्ट बनाया। आम जनता भी ये शो देखने के लिए पहुंची और आम जनता आसमान में जहाज की इन करतब को देखते हुए काफी गर्वित महसूस करती दिखाई दी। इतना अच्छा लगा, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। लास्ट वाला जो सीन था जो इसमें हार्ट बनाया था इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मैं स्पेशल छुट्टी लेके आया था स्कूल से, मतलब सिर्फ देखने के लिए ये एयर शो। और हमारा डिफेंस और एयरफोर्स मतलब इतने अच्छे अपने स्टंट्स दिखा रहे हैं, तो मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इतने टॉप लेवल में हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी एक एरोनॉटिकल स्टूडेंट था, एक मतलब इंटरेस्ट बहुत था हमें एविएशन को लेके, लेकिन आज देख के मतलब बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि मतलब वी आर इंडियन। बहुत खुश हूँ मैं देख के आज। और मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे मतलब और ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि हमारे जो यंग यूथ है उनको इस बारे में पता चले कि मतलब एविएशन की तरफ वो ज़्यादा मूव ऑन करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 और 3 दिसंबर को एचटेट की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा शुक्रवार को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यह जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के विशेष कार्याधिकारी विपिन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। विपिन कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में 2,52,028 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जो प्रदेश भर के 408 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट परीक्षा के लिए एचटेट 2023 की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और वो कुछ ही मिनटों में अभी लाइव भी हो जाएंगे। तो इस विषय में ये जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक जो आंकड़ा हमारे पास है, तो प्रदेश भर में लगभग 2,52,028 अभ्यर्थी, जिनमें 1,72,391 महिलाएं होंगी, 79,596 पुरुष और 41 ट्रांसजेंडर 408 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट होंगे। बाडरा के सर छोटूराम किसान भवन में चौधरी छोटूराम की जयंती पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन और कई संगठनों द्वारा चौधरी छोटूराम के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महादेव बलाली ने ये कहा कि चौधरी छोटूराम किसान का मेरे वर्ग के तो मसीहा थे ही, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। उन्हीं की वजह से क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिल पाया। दीनबंधु सर छोटूराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में या किसान भवन बाडरा में हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत और उसके साथ ही उन्होंने जो किसानों के लिए किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो किसानों के मसीहा रहे हैं और साथ ही साथ वो शिक्षा में भी उन्होंने बहुत बड़ा एक सहयोग दिया। उन्होंने इसके लिए संस्थाएं बनाई और उसमें लगातार अनुदान भी दिया।
सर्दियों की शुरुआत होते ही गर्म बिस्तर की मांग में वृद्धि हो गई है। दुकानदारों ने भी सर्दी के मौसम में अचानक आई गर्म वस्त्रों की मांग को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। पूरे तोशाम क्षेत्र में रजाई और गद्दों की मांग में तीव्र गति से वृद्धि हो गई है। जहां कुछ लोग पहले रखी रजाई और गद्दों को दोबारा से पिनाई के लिए दुकानों पर लेकर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग पूरी तरह से नई रजाई और गद्दे खरीद रहे हैं। इस संबंध में लोगों का कहना है कि सर्दी से बचाव के लिए रजाई बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग कंबल को प्राथमिकता दे रहे हैं तो अधिकतर लोग रजाई खरीदने में विश्वास रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि अधिक सर्दी के दौरान कंबल की तुलना में रजाई अच्छा और परंपरागत विकल्प है। तो पहले जो मुकाबले में और में जो रेट में क्या फर्क आया है? रेट पहले सस्ता रहा, थोड़ा महंगा है। अब कितना महंगा हो चुका है? माने आमीन मिलाई 200 रुपये, पहले थोड़ी सस्ती थी। तो अब जो रेट है उसमें काफी इजाफा हो चुका है। हाँ। फिर भी आप जो है वो रजाई ले रहे हैं कंबल को। जैसे जैसे सब लोगों का रुझान हो रहा है, रजाइयों की तरफ निकलने लगे, भरवा भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। लेकिन पहले जो ज्यादा बिक्री थी, लेकिन अब ये कंबल वगैरह ज्यादा चल रहे हैं तो इससे थोड़ा रजाइयों का प्रभाव कम पड़ा है। तो पहले के मुकाबले अब जो रेट है उसमें कितना? पहले रुई के रेट कम थे, अब ज्यादा है तो थोड़ा महंगी तो पड़ रही है, तो लेकिन फिर भी लोगों का रुझान अच्छा रजाई जी ठीक पड़ा है। कम मिलता है, ज़्यादा रुपया है, कम में ज़्यादा रुकता को नहीं। वैसे रजाई महंगी भी होगी, रोई भी महंगी होगी, महंगाई में सर फोड़ रहा क्या है। बाकी कम्बल लेवा, कम्बल भी इतने महंगे हैं, लेकिन इस ठंड में कम्बल काम कौन देंगे। तो कम्बल के रेट और जो रजाई के रेट है उसमें कितना फर्क आ जाता है? रात और दिन का फर्क है जी। कम से कम कम्बल का तो बहुत ज्यादा है, रजाई का तो गरीब मानस के लिए बहुत ठीक है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील में काम करने वाले पटवारी सहदेव को सस्पेंड किया गया। विजिलेंस विभाग ने पटवारी सहदेव की निजी सहायक को 6,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर 8,000 की मांग की गई थी। इसी मामले को संज्ञान में लेकर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने पटवारी सहदेव को सस्पेंड किया।